हर साल दिसंबर में जब रातें लंबी और ठंडी होती हैं तो आसमान एक शानदार शो पेश करता है। उल्का बौछारों की दुनिया में कई कलाकार हैं, लेकिन उनमें से एक को राजा कहा जाता है, जेमिनिड्स। और इस हफ्ते खासकर 13 और 14 दिसंबर की रात ये राजा अपने पूरे शबाब पर होगा। आज हम इसी खगोलीय घटना की गहराइयों में उतरने वाले हैं। हमारे पास कच्छ की एक बेहतरीन एस्ट्रो टूरिज्म संस्था स्टार गेजिंग इंडिया की तरफ से कुछ बहुत दिलचस्प दस्तावेज और मौसम के पूर्वानुमान हैं। हमारी कोशिश ये समझने की है कि आखिर जेमिनिड्स में ऐसा क्या है जो इसे इतना खास बनाता है। 2025 का साल इसे देखने के लिए एक सुनहरा मौका क्यों है, और सबसे जरूरी बात, इस अनुभव का पूरा मजा कैसे लिया जाए, सिर्फ अपनी आंखों से ही नहीं बल्कि अपने फोन से इसकी यादें कैद करके भी। तो चलिए इस ब्रह्मांडीय कहानी को खोलते हैं। अच्छा, तो ज्यादातर लोगों को लगता है कि उल्का बौछार मतलब किसी धूमकेतु यानी कॉमेट के पीछे छोड़ी गई बर्फीली धूल। जब हमारी धरती उस धूल के बादल से गुजरती है तो वो कण हमारे वायुमंडल में जल उठते हैं। सही है ना? बिल्कुल सही। ज्यादातर बड़ी उल्का बौछारें जैसे कि अगस्त में दिखने वाली पर्सिड्स, वो इसी तरह बनती हैं। वो धूमकेतुओं की बर्फीली विरासत है। लेकिन जेमिनिड्स इस नियम को तोड़ती हैं और यहीं से कहानी दिलचस्प हो जाती है। नियम को तोड़ती है मतलब इसका स्रोत कोई धूमकेतु नहीं है क्या? यही तो सबसे बड़ी पहेली थी। सालों तक वैज्ञानिक हैरान थे। जेमिनिड्स हर साल मतलब पूरी विश्वसनीयता के साथ दिखती थीं और बहुत शानदार दिखती थीं, लेकिन उनका स्रोत, उनका पेरेंट बॉडी कहीं मिल ही नहीं रहा था। कोई धूमकेतु था ही नहीं जो उस रास्ते से गुजरता हो। तो फिर ये आ कहाँ से रही थी? इसका जवाब मिला 1983 में। तब नासा के एक इंफ्रारेड सैटेलाइट ने अंतरिक्ष में एक अजीब चीज देखी। वो कोई धूमकेतु नहीं था, वो एक क्षुद्र ग्रह था, एक चट्टान का टुकड़ा। नाम दिया गया 3200 फेथॉन। पहले तो किसी ने इन दोनों को जोड़ा नहीं। सब हैरान थे, एक सूखा चट्टानी क्षुद्र ग्रह, भला वो धूल का ऐसा गुबार कैसे छोड़ सकता है जो इतनी शानदार उल्का बौछार पैदा करे। ये एक बहुत बड़ी गुत्थी थी। एक मिनट, ये तो वाकई अजीब है। एक पत्थर का टुकड़ा अंतरिक्ष में धूल कैसे उड़ा सकता है? धूमकेतु की तो पूंछ होती है, क्योंकि सूरज की गर्मी से उसकी बर्फ पिघलकर गैस और धूल में बदल जाती है। एक चट्टान के साथ ऐसा कैसे हो सकता है? आपने बिल्कुल सही सवाल पकड़ा है। 3200 फेथॉन कोई आम क्षुद्र ग्रह नहीं है। इसका राज छिपा है इसके सफर में, इसकी ऑर्बिट में। इसकी कक्षा बहुत ज्यादा अंडाकार है जो इसे सूरज के बेहद करीब ले जाती है। कितना करीब? इतना करीब कि यह बुध ग्रह से भी आगे निकल जाता है। बाप रे, तो उसमें तो भयानक गर्मी पड़ती होगी। भयानक से भी ज्यादा। जब ये सूरज के सबसे नजदीक होता है तो इसकी सतह का तापमान 800 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। 800 डिग्री? हाँ, आप अंदाजा लगाइए, एक पिज्जा ओवन 250 डिग्री पर काम करता है। ये उससे 3 गुना से भी ज्यादा गर्म है। इस जानलेवा गर्मी की वजह से इसकी चट्टानी सतह फैलती है और फिर जब ये दूर जाकर ठंडी होती है तो सिकुड़ती है। इस लगातार फैलने से कुड़ने से इसकी सतह में दरारें पड़ जाती हैं और वो चटकने लगती है। अच्छा, मतलब चट्टान गर्मी से टूट रही है। बिल्कुल। इसी प्रक्रिया को वैज्ञानिक थर्मल फ्रैक्चरिंग कहते हैं। हर बार जब ये सूरज के पास से गुजरता है तो ये अपनी सतह से धूल और कंकड़ के कण अंतरिक्ष में बिखेरता जाता है। तो जेमिनिड्स की उल्काएं किसी धूमकेतु की बर्फीली धूल नहीं, बल्कि एक सुपर हीटेड चटकते हुए क्षुद्र ग्रह के चट्टानी टुकड़े हैं। इसीलिए इसे रॉक कॉमेट यानी चट्टानी धूमकेतु भी कहते हैं। वाह, तो इसका मतलब ये जो टूटते तारे हम देखते हैं वो असल में पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े हैं। क्या इसी वजह से वो ज्यादा चमकदार दिखती हैं? हाँ, यही एक बड़ा कारण है। ये चट्टानी कण बर्फीली धूल के कणों से ज्यादा सघन यानी डेंस होते हैं। इसलिए जब ये 1,25,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमारे वायुमंडल में घुसते हैं तो वो ज्यादा देर तक और ज्यादा चमक के साथ जलते हैं। और एक और खास बात है। क्या? रंग। रंग? हाँ, मैंने सुना है जेमिनिड्स रंग बिरंगी होती हैं। हाँ, क्योंकि ये चट्टानें खनिजों से बनी हैं। जब ये जलती हैं तो अलग अलग खनिज अलग अलग रंग की रोशनी पैदा करते हैं। जैसे सोडियम से पीला या नारंगी रंग दिखता है, निकल से हरा और मैग्नीशियम से नीला सफेद। तो आप जो देखते हैं वो सिर्फ एक टूटता तारा नहीं है, बल्कि एक तरह से उस क्षुद्र ग्रह की केमिकल बनावट का लाइव शो है। तो एक रहस्यमयी रॉक कॉमेट की कहानी जो गर्मी से चटक रहा है और जिसके टुकड़े हमारे आसमान में रंगीन आतिशबाजी करते हैं। यह तो कमाल है। और मैंने सुना है कि 2025 इसे देखने के लिए कोई बहुत ही खास साल है।
क्या ये सिर्फ कहने की बात है या इसके पीछे कोई ठोस वजह है? नहीं, ये बिल्कुल भी कहने की बात नहीं है। इस साल ब्रह्मांड के सारे सितारे सचमुच हमारे पक्ष में हैं। 3 बड़ी वजह हैं जो 2025 को असाधारण बना रही हैं। अच्छा बताइए, क्या है वो? पहली वजह है समय। 13 और 14 दिसंबर की रात को जब ये बौछार अपने चरम पर होगी, तब इसका रेडियंट, रेडियंट मतलब जहां से उल्काएं आती हुई दिखती हैं। हाँ बिल्कुल, तो वो रेडियंट जो कि मिथुन तारामंडल में है, वो भारत के ठीक ऊपर आसमान में सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा। इसका मतलब है कि उल्काएं पूरे आकाश में फैलेंगी और उन्हें देखने का नजारा बहुत साफ होगा। ठीक है, तो लोकेशन एकदम सही है। और दूसरी वजह? दूसरी और सबसे बड़ी वजह है हमारा सबसे बड़ा दोस्त और कभी-कभी सबसे बड़ा दुश्मन चांद। हाँ, चांद की रोशनी। बिल्कुल, उल्का बौछार देखने के लिए हमें अंधेरा आसमान चाहिए होता है। अगर आसमान में पूरा चांद चमक रहा हो तो उसकी रोशनी में हल्की उल्काएं दिखती ही नहीं। सही बात है, चांद की रोशनी सब कुछ धो डालती है। लेकिन इस साल 14 दिसंबर की रात को चांद मेहरबान है। वो अर्धचंद्र से भी कम होगा और सुबह करीबन 2:24 पर उगेगा। अच्छा। इसका मतलब है कि शाम से लेकर देर रात तक करीब 8 घंटे का लंबा, गहरा, बिना चांदनी वाला अंधेरा आसमान मिलेगा। ऐसा संयोग हर साल नहीं मिलता। ये एक सुनहरा मौका है। वाह, 8 घंटे का अंधेरा आसमान। और तीसरी वजह क्या थी? आपने कहा था एक खगोलीय बोनस भी है। हाँ, वो बोनस है बृहस्पति ग्रह। इस साल किस्मत से बृहस्पति भी मिथुन तारामंडल में ही मौजूद है, ठीक वहीं जहां से ये बौछार आती हुई दिखेगी। अरे वाह। तो अगर किसी को ये नहीं पता कि मिथुन तारामंडल कहाँ है तो कोई बात नहीं, बस आसमान के उस हिस्से में सबसे चमकीले तारे को ढूंढना है। वो असल में बृहस्पति ग्रह होगा। तो मतलब प्रकृति ने हमें एक बड़ा सा चमकीला साइन बोर्ड दे दिया है कि उल्का बौछार इधर है। हाँ बिल्कुल। तो सही समय, चांद का साथ और बृहस्पति जैसा गाइड। ऐसा लगता है जैसे कायनात खुद कह रही है कि जाओ और इस शो को देखो। कच्छ के मौसम का क्या हाल है, जहां स्टार गेजिंग इंडिया ये सब आयोजित करती है? भुज के मौसम पूर्वानुमान के हिसाब से 13 और 14 दिसंबर को आसमान बिल्कुल साफ रहने की उम्मीद है। हाँ, रातें ठंडी होंगी, कच्छ का रण है तो गर्म कपड़ों की तैयारी बहुत जरूरी है। लेकिन देखने के लिहाज से परिस्थितियां एकदम आदर्श है। ये सब सुनकर तो बहुत उत्साह बढ़ रहा है, लेकिन मैंने पहले भी उल्का बौछार देखने की कोशिश की है और घंटे भर में मुश्किल से 2-4 ही दिखती हैं। स्रोतों में प्रति घंटे 120 से 150 उल्काओं का जिक्र है। क्या ये थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर बताया गया आंकड़ा नहीं है? आमतौर पर लोगों को इतना कुछ कहाँ दिखता है? आपका सवाल बिल्कुल जायज है। ये जो 120-150 का आंकड़ा है, इसे ZHR यानी जेनिथल आवली रेट कहते हैं। ये एक आदर्श सैद्धांतिक संख्या है। ये मानकर चलती है कि आप दुनिया की सबसे अंधेरी जगह पर हैं, रेडियंट ठीक आपके सिर के ऊपर है और आप पूरे आसमान को एक साथ देख सकते हैं। जो असल जिंदगी में तो होता नहीं है। हाँ बिल्कुल, असल जिंदगी में ऐसा नहीं होता। हकीकत इस बात पर निर्भर करती है कि आप कहाँ हैं। अगर आप किसी बड़े शहर की बैल्कनी से देख रहे हैं जहां लाइट पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, तो शायद आपको घंटे में 5-10 ही दिखें। बस। हाँ बस। लेकिन अगर आप स्टार गेजिंग इंडिया के सुझावों को माने और शहर की रोशनी से 15-20 किलोमीटर दूर चले जाएं, किसी गांव या खेत में, तो ये संख्या आसानी से 40-50 प्रति घंटा हो सकती है। और कच्छ के रण जैसी विश्व स्तरीय अंधेरी जगह पर वहां तो और भी ज्यादा। हाँ, वहां आपको 100 से ज्यादा उल्काएं प्रति घंटा दिखना कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो सबसे पहला नियम है शहर से भागो। और क्या सुझाव हैं स्टार गेजिंग इंडिया की गाइड में? मान लीजिए कोई कच्छ पहुंच गया, गर्म कपड़े भी पहन लिए, अब क्या क्या बस आसमान में कहीं भी देखना शुरू कर दें? नहीं, इसका भी एक तरीका है। सबसे जरूरी है अपनी आंखों को अंधेरे का आदी होने देना। आराम से किसी चटाई या कुर्सी पर लेट जाएं और बस आसमान को देखें। और इस दौरान फोन को जेब में ही रखें। फोन की सफेद रोशनी आपकी आंखों की अंधेरे में देखने की क्षमता को, जिसे डार्क एडेप्टेशन कहते हैं, पूरी तरह खत्म कर देती है। अच्छा। आंखों को पूरी तरह ढलने में 20 से 30 मिनट लगते हैं। तो धैर्य रखना जरूरी है। और देखने की तकनीक के बारे में क्या, कहाँ देखें? लोग एक आम गलती करते हैं, वे सीधे रेडियंट को यानी मिथुन तारामंडल को घूरते रहते हैं, जबकि सबसे लंबी, सबसे चमकदार और सबसे शानदार उल्काएं रेडियंट से 45 से 90 डिग्री दूर दिखाई देती हैं। अच्छा। सोचिए, जैसे दिवाली के अनार से चिंगारियां निकलकर दूर तक फैलती हैं, वैसे ही।
तो किसी एक जगह को घूरने के बजाय एक बड़े आकाश क्षेत्र पर नजर रखें। सीधे ऊपर देखना सबसे अच्छा रहता है। और दिशा, क्या कोई खास दिशा है देखने के लिए? हाँ, समय के साथ दिशा बदलती है। शाम के समय जब मिथुन तारामंडल पूर्व से उग रहा हो तो पूर्व की ओर देखें। आधी रात के आसपास जब वो सीधे सिर के ऊपर हो तो बस जमीन पर लेटकर ऊपर की तरफ देखें। और सुबह होने से ठीक पहले जब चांद पूर्व में उगने वाला हो तो पश्चिम की ओर मुंह कर लें, ताकि चांद आपकी पीठ के पीछे रहे और उसकी रोशनी सीधी आंखों में ना पड़े। ये तो बहुत काम की बातें हैं। अब आते हैं उस हिस्से पर जो मुझे सबसे ज्यादा हैरान कर रहा है। क्या हम सच में एक आम स्मार्टफोन से इनकी तस्वीरें ले सकते हैं? मुझे तो हमेशा लगता था कि इसके लिए बड़े-बड़े कैमरे और लेंस चाहिए होते हैं। कुछ साल पहले तक आपकी बात सही थी, लेकिन आज के स्मार्टफोन के कैमरे बहुत शक्तिशाली हो गए हैं। अगर आपके फोन में प्रो मोड या मैनुअल मोड है तो आप बिल्कुल शानदार तस्वीरें ले सकते हैं। स्टारगेजिंग इंडिया ने इसकी पूरी विधि बताई है। अच्छा, तो मान लीजिए मेरे पास ऐसा फोन है, सबसे पहली चीज क्या चाहिए? सबसे जरूरी चीज है एक ट्राइपॉड। फोन को 10-16 सेकंड के लिए बिल्कुल स्थिर रखना होता है, जो हाथ से नामुमकिन है। तो एक छोटा सस्ता सा ट्राइपॉड बहुत जरूरी है। ठीक है, ट्राइपॉड ले लिया। अब फोन के कैमरा ऐप में प्रो मोड खोल लिया। ये सब ISO, शटर स्पीड, फोकस, ये सब तो बहुत कंफ्यूजिंग लगता है। इसे आसान भाषा में समझाएंगे? बिल्कुल, चलिए एक एक करके सेट करते हैं। सबसे पहले है फोकस यानी MF। इसे ऑटो से हटाकर मैनुअल करें और स्लाइडर को अनंत मतलब इन्फिनिटी, वो जो पहाड़ जैसा निशान होता है, उस पर सेट कर दें। इससे कैमरा दूर के तारों पर फोकस करेगा। ठीक है, फोकस हो गया। आगे? दूसरा है ISO। ये कैमरे की लाइट के प्रति संवेदनशीलता है। इसे 1600 और 3200 के बीच सेट करें। तीसरा और सबसे जरूरी है शटर स्पीड, S। ये बताता है कि कैमरा कितनी देर तक लाइट अंदर लेगा। इसे 10 से 16 सेकंड के बीच रखें। 16 सेकंड से ज्यादा क्यों नहीं? ज्यादा देर तक लाइट आएगी तो तस्वीर और अच्छी नहीं होगी। नहीं, क्योंकि हमारी पृथ्वी घूम रही है। अगर आप 16 सेकंड से ज्यादा शटर खुला रखेंगे तो तारे एक बिंदु की तरह नहीं बल्कि छोटी छोटी लकीरों की तरह दिखने लगेंगे, जिसे स्टार ट्रेल्स कहते हैं। अच्छा, समझ गया। और आखिर में है वाइट बैलेंस, WB। इसे 3000 से 4000 केल्विन के बीच सेट करें। इससे आसमान का रंग गहरा और स्वाभाविक दिखेगा, न कि शहर की रोशनी जैसा नारंगी। और फोन कुछ सेकंड बाद अपने आप तस्वीर खींचेगा। समझ गया। तो रणनीति ये नहीं है कि उल्का देखकर तस्वीर खींची जाए, क्योंकि वो तो पलक झपकते ही गायब हो जाती है। रणनीति ये है कि फोन को एक जगह सेट करके लगातार तस्वीरें लेते रहो और उम्मीद करो कि कोई उल्का कैमरे के सामने से गुजर जाए। आपने एकदम सही पकड़ा। ये धैर्य और संभावना का खेल है। आप ट्राइपॉड पर फोन लगाकर एक के बाद एक तस्वीरें लेते रहिए और खुद अपनी आंखों से शो का मजा लीजिए। बाद में जब आप गैलरी देखेंगे तो शायद आपको कोई ऐसी तस्वीर मिल जाए जिसमें एक शानदार उल्का कैद हो गई हो। तो कुल मिलाकर हमारे पास एक अजीबोगरीब रॉक कॉमेट की कहानी है। 2025 में उसे देखने का एक बेहतरीन मौका है, और अब तो हमारे पास अपने फोन से उस पल को कैद करने की गाइड भी है। ऐसा लग रहा है जैसे हमने सब कुछ जान लिया। लेकिन एक आखिरी और थोड़ी भावुक करने वाली बात है। हम और आप जो आज बात कर रहे हैं वो जेमिनिड्स के स्वर्ण युग में जी रहे हैं। स्वर्ण युग, इसका क्या मतलब है? बृहस्पति ग्रह के विशाल गुरुत्वाकर्षण के कारण 3200 फेथॉन के मलबे का ये बादल धीरे धीरे खिसक रहा है। हर साल पृथ्वी इसके थोड़ा अलग हिस्से से गुजरती है। अभी हम इसके सबसे घने हिस्से से गुजर रहे हैं, इसलिए बौछार इतनी शानदार है। लेकिन वैज्ञानिकों का अनुमान है कि आज से लगभग 1 सदी बाद पृथ्वी इस मलबे के रास्ते से काफी दूर हो जाएगी। तब ये शानदार बौछार शायद बहुत कमजोर पड़ जाए या पूरी तरह खत्म हो जाए। अरे वाह! तो आज से 100 साल बाद शायद हमारे वंशज इस शो को देख ही ना पाए। ये जानना तो आज रात इसे देखने के अनुभव को और भी ज्यादा खास बना देता है। बिल्कुल, ये हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड में सब कुछ बदल रहा है, भले ही वो इंसानी जिंदगी के पैमाने पर बहुत धीमा लगे। ये बात सोचने पर मजबूर करती है। 3200 फीथॉन जैसे ये हाइब्रिड पिंड जो क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु के बीच की रेखा को धुंधला करते हैं, हमारे सौर मंडल में और कितने हो सकते हैं? और वो हमारे सौर मंडल के बनने के बारे में और कौन से अनकहे रहस्य छुपाए हुए हैं, जो शायद भविष्य की किसी और शानदार उल्का बौछार के बीज हों, जिनके खिलने का हम बस इंतजार कर रहे हैं।